वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और हम देख रहे हैं कि एक एक करके पीटीआई के रहनुमा सामने आ रहे हैं और अब पीटीआई के एक्स रहनुमा बनते जा रहे हैं, फॉर्मर मेंबर्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऐलान कर रहे हैं कि अब हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं है और उसमें अपनी पर्सनल वजूहात का जिक्र भी कर रहे हैं। शीरी मज़ारी साहिबा का आपने वीडियो क्लिप भी देखा होगा जिसमें उन्होंने अपनी सेहत का जिक्र किया, अपनी बेटी जिस अजियत से वो गुजरी उसका जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई में अब शामिल नहीं हूँ और मैं पॉलिटिक्स से ही दूर जा रही हैं। तो इस तरह के जो हालात इस वक्त बन गए हैं कि वो तमाम लोग जो बहुत बातें किया करते थे, वो तमाम लोग जो फ्रंट पर थे, अब वो बैक फुट पे होते जा रहे हैं और एक अलग तरीके से, क्योंकि शीरी मज़ारी साहिबा का जो इस वक्त बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरह से ये वीडियो देखी गई है, वैसे वो एक्सटेम्पोर बोलती हैं, स्पॉन्टेनियस हैं, ख़ुद बात करती थी, लेकिन जिस तरह वो पढ़ पढ़ के बोल रही हैं तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। और इमरान खान साहब का ये कहना है कि जी हमारे लोगों को जो मौजूदा हुकूमत है वो हरासा कर रही है और वो उनके साथ कुछ ऐसा कर रही है जिसकी वजह से वो मजबूरी में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामिद खान अल-मशरिकी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप उनको जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक। हामिद साहब, इंट्रोडक्शन तो मैंने दे ही दिया और बता ही दिया जो इस वक्त हालात हैं। आपकी क्या सोच है इस हवाले से? क्या मौजूदा हुकूमत के पास ऐसे कौन से हथकंडे हैं जिसके नतीजे में ये रिजल्ट आ रहा है? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसे अगर गौर से देखें तो आपको भी लगेगा कि बहुत कुछ रिपीट होता हुआ लग रहा है, कुछ किरदार बदल के और कुछ चीजों की माजी से मुमासिलत नजर आती है। और इसकी वजह यही है कि इसको आप कहीं कुछ लोग मुकाफाते अमल का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इसको पाकिस्तान में स्टेटस को का नाम दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि कोई भी सियासी कुव्वत या सियासी जमात जैसे ही किसी न किसी कमजोरी का शिकार होती है तो फौरन ऐसे नजर आता है कि बहुत सारे लोग जो है वो पतझड़ के पत्तों की तरह उससे गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको दो बातें बताऊं, जो तहरीके इंसाफ के अंदर जो टूट फूट नजर आ रही है उसके अंदर एक चीज जो है वो माजी की निस्बत बड़ी डिफरेंट है, और वो ये है कि वहां माजी में जब नून लीग टूटी या पीपल्स पार्टी के दौर में पैट्रियाट बनी उसके बाद, तो उसके अंदर वो फौरन कोई एक खास ग्रुप या खास प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे होते थे और उसका एक नाम दिया जाता था और ऐसे लगता था जैसे एक खास अंदाज की सोच को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, चाहे वो नवाज शरीफ मुखालिफ बयानिया हो या बेनजीर मुखालिफ बयानिया हो। यहाँ पर सूरत हाल ये हो रही है कि या तो सियासत छोड़ रहे हैं और उनके वाज़े तौर पर कोई ना कोई दबाव की रीजन नजर आ रही है। जैसे शीरी मज़ारी के मामले में मैं कहता हूं कि उनकी बेटी ईमान मज़ारी जीत गई और शीरी मज़ारी ने बेटी के आगे हार मान ली और सियासत ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ ये एक ऐसा पैटर्न है कि वो बजाय ये आफ्ताब सिद्दीकी साहब की मिसाल ले लें कि बजाय ये कि मजीद सियासत का हिस्सा बनते किसी और ग्रुप का, बजाहिर तौर पर अभी तक सियासत छोड़ी जा रही, यानी तहरीके इंसाफ के पे नहीं, तो उनको महसूस होता है कि उनकी सियासत ही खत्म हो गई। और ये वो चीज है जो तब्दीली समझनी पड़ेगी हुकूमत को कि तहरीके इंसाफ का वर्कर या लीडर तहरीके इंसाफ को छोड़ने पर ये जानता है कि उसकी सियासत खत्म। क्योंकि ये बात हमने पिछले ज़िमनी इंतखाबात में देखी कि जितने भी बागी अरकान थे या मुनहरिफ अरकान थे, उनके साथ अवाम ने क्या किया। ये देखें, ये सबसे बड़ी रीसेंट मिसाल है कि उसके बाद जितने मर्जी वो हल्के में ताकतवर थे, इमरान खान साहब ने जिसको भी खड़ा कर दिया, एक अननोन बंदे को भी खड़ा किया पीटीआई का टिकट देकर, तो वो जीत गया और वो मुनहरिफ जो है वो अपने हल्के में वोट लेने के तो इस वक्त हामिद साहब, हाँ ये बिल्कुल सही, हमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आया और उनकी एक तरह से जो सिंसेरिटी है पार्टी से, मेरे ख्याल में वो भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है। लेकिन इस तमाम सिनारियों में क्या मौजूदा हुकूमत जीत गई? क्या वो जो करना चाहते थे विद द पार्टी और विद इमरान खान, क्या वो जीत गए हैं? आपको इसके रिपरकशंस कुछ नजर आते हैं? नुसरत, देखिए, अगर वो जीत जाते तो वो इसी हफ्ते साथ ही इलेक्शन का ऐलान करते कि हम जी इलेक्शन में जाने को तैयार हैं और अब हमें पता, हमें यकीन है कि जी हम जो इमरान खान की जो तमाम सर्वेज में पॉपुलैरिटी थी उसको शिकस्त दे सकेंगे और हम जनाब दोबारा इक़्तिदार में। चूंकि वो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते, इसलिए मैं नहीं समझता कि वो जीत गए।
जीत कुछ और कुव्वतें तो रही हो सकती हैं, जिन्होंने, मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सिस्टम चलना चाहिए, उसमें हुकूमत को भी होशमंदी से काम लेना चाहिए, उसमें इमरान खान को होशमंदी से काम लेना चाहिए, और उसमें जो मौजूदा सिस्टम है, उस सारे को चलाने के लिए होशमंदी, और मैं ये कहता हूँ कि वो मिसाके सालमियत जमहूरियत होना बड़ा ज़रूरी है। अब अच्छा ये आप बात आ गई है, मिसाक जमहूरियत नहीं बल्कि सालमियत जमहूरियत पे बात आ गई है। अच्छा, इमरान खान साहब तो अब कह रहे हैं कि जी उनसे कोई बात करे और इस मामले के हवाले से, लेकिन अब अपेरेंटली लगता है कि उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इमरान खान साहब के लिए वैसे भी आप क्या समझते हैं कि मफाहमत या मज़ाहमत इस वक्त उनके लिए क्या तजवीज़ है? देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान में एक हद से ज्यादा मज़ाहमत की तो गुंजाइश ना पहले थी ना अब है, लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ उसमें मतलब इमरान खान को बहरहाल बहुत खुलकर, मजीद खुलकर अगर वो इसके ऊपर तनकीद कर लेते, इसकी मजम्मत करते और साथ ही ऐलान करते कि जी मैं 5-6 रुकनी कमेटी बना रहा हूँ जो इस सारे मामले की तहकीकात अपने तौर पर करेगी, और जो कसूरवार हैं पार्टी के अंदर उनको हम खुद भी पार्टी से निकालेंगे या जो भी सजा दे सकते हैं, तो शायद इमरान खान मजीद बेहतर पोजीशन में होते हैं। लेकिन कई बार आपकी प्रेशर के अंदर फैसला करने की सलाहियत जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इमरान खान के लिए बड़ा जरूरी है कि इमरान खान लाजमी तौर पर इस बात को इंश्योर करें कि जी अगर उनसे मुज़ाकरात करते हैं तब भी, अगर नहीं करते हैं तब भी, वो पार्टी के अंदर एक खास तरह का खुद एहतसाबी शुरू कर दें। उससे मेरा ख्याल ये है कि ना सिर्फ अवाम के अंदर मजीद एतमाद बढ़ेगा, बल्कि शायद इदारों के और पार्टी के दरमियान जो खलीज डालने की कोशिश की जा रही है उसमें भी कमी आएगी। और मैं आपको एक बात बताता चलूं कि तमाम सूरत हाल के अंदर इमरान खान का बहसियत जाती, इमरान खान वोट बैंक जो है वो अभी भी बहुत बड़ा है। इसको अगर कोई समझ लेगा तो मेरा ख्याल है कि उसको इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। अगर ठीक, अभी भी कोई अगर समझता है कि अगर इमरान आपको, खान का वोट हाँ, बैंक, हाँ, अभी अभी जिस तरह से लोग उनकी पार्टी से जा रहे हैं, पार्टी ऐसे लगता है या समझा यही जा रहा है, टेक्निक यही है कि पार्टी कमज़ोर हो जाएगी और उसके बाद इलेक्शन में उसमें वो दम नहीं होगा, तो आपको ये नहीं लगता? नहीं, मैं नहीं समझता। आपको एक बात बताऊँ, हम पढ़ते आए कि 1977 में भुट्टो की मकबूलियत इतनी थी कि वो खंबे को खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाए। सही। हमने ये पढ़ते आए। हम उससे पहले पढ़ते आए कि 72 के इंतखाबात के वक़्त कि जब ये भुट्टो साहब पावर में आए तो वो कितनी पब्लिक पॉपुलैरिटी के साथ आए। सो बेनज़ीर जब 88 में आती हैं तो कितनी पॉपुलैरिटी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो चेहरे बदलने से बुनियादी जो तहरीक इंसाफ की सियासत है, मंशूर की सियासत है, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इमरान खान को बंदे मिल जाएंगे खड़ा करने के लिए। आपको पता है जब ये सूबाई असम्बली के इंतखाबात का ऐलान हुआ था पंजाब का, तो एक एक हल्के से 15-15 लोगों ने अपनी एप्लीकेशन जमा करवाई हुई थी टिकट के लिए। तो कितना के लोग पार्टी छोड़ के जाएंगे, कितने के लोग तहरीक इंसाफ से आबिद, मां सिवाय ये कि ये जो खतरे का इजहार किया जा रहा है कि अगर पार्टी ही बैन कर दी गई तो फिर इमरान खान किस तरह सियासत में रहेंगे, ये एक काबिल गौर बात है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी ऑप्शंस रहती हैं। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात हम सबको याद रखने चाहिए कि जमातों को निकाल कर भी उनके नुमाइंदे इलेक्शन लड़ने के अहल होते हैं और वो इलेक्शन लड़कर असम्बलियों में आ सकते हैं। तो ये आपको अभी लगता है कि चांस है? हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहेंगे जो ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए अब दौर मुख्तलिफ हो गया है। जैसे पिछले दौर था, बहुत सी बातें टेलीविजन पर नशर हो जाती थी, नहीं होती थी, एक सेंसरशिप की पॉलिसी थी। अब अगर टीवी पे कुछ चले ना चले, सोशल मीडिया के थ्रू आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लोग इन्फॉर्म्ड हैं, लोगों को समझ आ रही है, लोग स्मार्ट हैं, उनको बॉडी लैंग्वेज भी समझ आ जाती है, उनको चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं। तो क्या हम लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहे हैं अपनी कौम के साथ, अपने अवाम के दिलों में, अपने लिए मौजूदा हुकूमत खास तौर पे अपने लिए डैमेज क्रिएट कर रही है? क्या लगता है आपको? डेफिनेटली नुसरत, मैं आपको एक बात कहूँ, डेफिनेटली हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ बड़ी अहम बात ये है कि वो अवाम की नफ्स को समझे, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ पब्लिक।
اس کے بنا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک اقتدار میں رہ سکیں گے، جبکہ اسمبلی کی مدت بھی ختم ہو رہی ہے اور بہت سارے معاملات حکومت کے لیے بڑے مشکل ہوئے ہیں، چاہے وہ IMF سے مذاکرات ہو، معیشت ہو، ملک میں بے روزگاری ہو، مہنگائی ہو، اس سب چیزوں کے لیے عوام کا ساتھ ہونا ضروری ہے، اور عوام کا ساتھ ہونے کے لیے، عوام کے ساتھ لینے کے لیے انتقامی سیاست کے تاثر کو ختم کرنا ہوگا، مذاکرات اور باہمی جو ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنی ہوگی، اور ہمیشہ حکومت کو جھکنا پڑتا ہے، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں جھکتی، چاہے وہ اسمبلی میں ہو یا باہر ہو۔ حکومت اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے تمام دھڑوں سے، تمام سٹیک ہولڈر سے خود بڑھ کے مذاکرات کرتی ہے۔ اگر حکومت کے اندر رانا صاحب جیسے یا بہت سارے اور سوچ رکھنے والے کہیں گے جی کہ ہم نے صرف سبق سکھانا ہے، ہم نے صرف کرش کرنا ہے، ہم نے صرف ختم کرنا ہے، تو اس صورتحال میں سمجھتا ہوں حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں مشکلات بنے گی۔ ظاہری وقتی کامیابی کو حکومت بہت لمبے عرصے کی کامیابی نہ سمجھے، یہ سیاست بڑی ظالم چیز ہے، اس میں ٹیبل ٹرنز جو ہیں وہ ایک رات میں ہو جاتی ہیں، اور ہم نے 9 مئی کی رات کو یہ دیکھ لیا ہے، کوئی پرانی بات نہیں۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ حامد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور یہ تمام تر انالیسس جو آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور بات یہی ہے کہ جتنی باتیں اس وقت کی جاتی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں یا باقی دیگر لوگ ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں میرے خیال میں لوگوں کو یہ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا کہ کون صحیح کون غلط، کیونکہ بات ہی ایسے تھریٹ سے شروع ہوتی ہے اور اس طرح سے بات کی جا رہی ہوتی ہے جیسے کسی قسم کا ہم دشمنی نکال رہے ہیں یا نکالنا چاہتے ہیں۔ تو اگر بات نیوٹرل طریقے سے ہو تو شاید لوگوں کو سوچنے کا موقع بھی ملے اور شاید وہ آپ کی بات سنیں بھی۔ تو اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ صرف ایک رسہ کشی لگ رہی ہے جو لوگوں میں جو پرسیپشن ہے۔ ایک بریک آ گیا، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور آپ کی ملاقات کروائیں گے مکس مارشل آرٹ کی ایک بہت بہترین اگزامپل ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے آفٹر دا بریک۔